नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए वीकली टेस्ट प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को वीकली टेस्ट जो आप लोगों का 10 तारीख को होने वाला है, 10 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, उसके लिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के बीच शेयर किया जा रहा है वो आप लोग का 2025 बोर्ड एग्जाम, जो क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट है जो 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। साथ में इस वीडियो के आखिरी में आप लोग को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जाएगी। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद पड़े तो वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन किया जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। और जो उसके अभिक्रिया के तत्पश्चात जो निर्मित होता है, यानी अभिक्रिया के बाद जो निर्मित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया में भाग लेता है कौन लेता है, अभिकारक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। अब नीचे जो अभिक्रिया दिया गया है, ये अभिक्रिया ये किस प्रकार का हम लोग को बताना है। यहाँ Fe2O प्लस 2Al AlO प्लस Fe बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिंपल सी एक बात समझनी है। हम लोग जानते हैं विस्थापन अभिक्रिया का हम लोग को परिभाषा पता है। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो पूरा वीडियो को जाकर देख लीजिए। पूरा चैप्टर हम आप लोग को यूट्यूब पे मतलब आप लोग को पूरा चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। साथ में वेबसाइट पे इसका नोट्स अपलोडेड है, क्वेश्चन आंसर अपलोडेड है, तो उसको जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है कि वो अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, FeO के साथ एक यौगिक बना हुआ है। इसमें Fe जो है वो कम अभिक्रियाशील धातु है और Al जो है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु है। Al मतलब एल्युमिनियम। ठीक है, तो एल्युमिनियम क्या किया कि Fe को उसके यौगिक से विस्थापित कर दिया, मतलब उसके जगह से हटा दिया और अपने उस जगह पे आ गया और उसको उस जगह से हटा दिया है और O के साथ O यौगिक बना लिया और यहाँ पर 2Fe हो जा रहा है, Fe को अकेले छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वो अपना जगह चेंज कर लेता है कि ये जगह पे आप आ जाइए, उस जगह पे हम आ जाते हैं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। सभी लोगों को पता है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, CH4 प्लस 2O2 प्लस CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। ठीक है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्मित होने के साथ साथ ऊर्जा भी अगर उत्पन्न हो रही तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सभी का डिफिनेशन के साथ आप लोग को करवाए हुए हैं। चैप्टर में आप लोग जाकर देखिएगा, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सबको कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन है, विषम पोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पे आश्रित रहते हैं, में आश्रित रहते हैं, किसके ऊपर निर्भर रहते हैं। तो ये किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, हरे स्वपोषी पौधों पर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ऑक्सीजन किससे बाहर निकलती है, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होता है उसमें ऑक्सीजन किससे बाहर निकलती है, तो जल से बाहर निकलती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। रंध्रों का जो खुलना और बंद होना किसके ऊपर निर्भर करता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के ऊपर निर्भर करता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की जो किरण होती है वो कैसे गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की जो किरण होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है,
इजी नहीं बोल सकते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, अब इंपॉर्टेंट है तो ऐसा नहीं कि इसका आंसर हम, हाँ आंसर बिल्कुल नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और ऐसे में आप लोग अगर जो क्विज आप लोग आज करने वाले हैं, ठीक है, जो बात थी वो बता देते हैं। आप लोग को आज से क्विज स्टार्ट कर देते हैं वेबसाइट पे। आप लोग जैसे 9th क्लास में क्विज करते थे उसी प्रकार से इस क्लास 10th में भी आप लोग को क्विज करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्विज कीजिए, अपनी तैयारी को और तेज कीजिए। ओके, तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है आप लोग को कमेंट करके बताना है। 9 नंबर का आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। 9 नंबर का आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है, ठीक है। आगे देखें, 10 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। विस्तृत होने का मतलब कि बड़ा होता है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है बड़ा होता है, तो किसका होता है, उत्तल दर्पण का। इसीलिए इसका हम लोग इस्तेमाल साइड मिरर के रूप में करते हैं, गाड़ी में साइड मिरर के रूप में, क्योंकि गाड़ी में जो हम लोग को पीछे का बहुत बड़ा दृश्य को देखना रहता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर किसका वरीयता देते हैं, किसको महत्व देते हैं, उत्तल दर्पण को महत्व देते हैं वहाँ पर लगाने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि आप लोग का जो वीकली टेस्ट भी होता है वो कुछ इसी प्रकार का होता है, प्रैक्टिस सेट उसी प्रकार से तैयार किया गया है। ओके, तो यहाँ देखिएगा, अवतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखें। अवतल दर्पण का 2 उपयोग क्या क्या हो सकता है, तो पहला सोलर कुकर में, पहला उपयोग कहाँ हो सकता है, सोलर कुकर में। दूसरा मोटर कार के हेडलाइट में, मोटर कार जो होता है, मोटर कार, ठीक है, उसका हेडलाइट जो होता है वहाँ पर भी अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अवतल दर्पण किस प्रकार का होता है, ऐसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पर CH4 + 2O2 प्लस, और उत्पाद में क्या है, CH2 + 2H2O प्लस ऊर्जा। सेम यही एग्जाम्पल हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में देखने को मिला था इसमें, ठीक है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 जो था यही था, ठीक है। उसमें क्षेपी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो लोहा को वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है जी, तो चलिए उसका आंसर देख लीजिएगा। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि पेंट करने से उन वस्तुओं और वायु एवं नमी के बीच पेंट की एक दीवार आ जाती है जो लोहे को वायु एवं नमी के संपर्क में नहीं आने देती। वायु एवं नमी के संपर्क में ना आने से लोहा पर फेरिक ऑक्साइड अर्थात जंग नहीं बन पाएगा। अगर जंग का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या बताइएगा, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये नहीं बन पाएगा, इसलिए वस्तु का संक्षारित होने से बच जाएगी, जो वस्तु है वो खराब होने से बच जाएगी, ठीक है। इसलिए उसके ऊपर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संक्षेप में वर्णन करें, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संक्षेप में वर्णन करें, कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नांकित घटनाएं होती है, जैसे पहला क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, ठीक है। दूसरा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा जल अणु का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूटना, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का शर्करा से अपघटन, ठीक है। इस प्रकार से ये कुछ घटनाएं हैं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है, इनको आप लोग को याद करके और लिखना भी है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, स्वयंपोषी तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, स्वयंपोषी तथा विषमपोषी में पोषण में क्या अंतर है, तो देख लीजिएगा यहाँ पर अंतर बहुत अच्छा से बताया गया है, ठीक है। स्वपोषी पोषण हरे पौधा में होता है, विषमपोषी पोषण जो होता है हरे पौधों तथा कुछ शैवालों को छोड़कर बाकी सभी जीवों में होता है, ठीक है। ये ऐसे घटक है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और ये भोजन के लिए स्वपोषी घटक द्वारा संश्लेषित पदार्थों पर निर्भर होते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। और इसमें देख लीजिएगा स्वपोषी पोषण जो हो जाता है उसमें हरे पौधे हो जाते हैं, स्वपोषी जीवाणु हो जाता है, और विषमपोषी में अमीबा हो जाता है, मेढक हो जाता है, मनुष्य हो जाते हैं, आदि हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इसलिए आप लोग को इस वीडियो में हम आप लोग को केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं और ये आप लोग का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आपका वीकली टेस्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट है, साथ में 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए भी, तो उसको कर लेना है। ओके,
आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषता है। तो प्रतिबिंब जो समतल दर्पण में क देखिएगा, प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। आभासी का मतलब क्या होता है। आभासी का मतलब काल्पनिक, ठीक है। काल्पनिक मतलब जिसको हम लोग सोच सकते हैं। एक काल्पनिक होता है, दूसरा होता है वास्तविक, मतलब एक रियल, और एक मतलब काल्पनिक जिसको हम कल्पना केवल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो समतल दर्पण में बनता है, समतल दर्पण में आभासी तथा सीधा होता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। और घ नंबर देख लीजिएगा, प्रतिबिंब का पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक है। ये इसका उत्तर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग टोटल 16 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से हमारा 10 क्वेश्चन रहा ऑब्जेक्टिव और 6 क्वेश्चन रहा सब्जेक्टिव, ठीक है। तो वीकली टेस्ट में आप लोग को इसी प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, तो इसके लिए आप अपना पढ़ाई को 3 चैप्टर आप लोग को पढ़ना, आप लोग को पता है। पहला जैव प्रक्रम, दूसरा आपका रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण, और तीसरा प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। अब चलिए क्विज के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्विज आप लोग को जैसे ये वीडियो आप लोग को 4 बजे के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। और क्विज आप लोग को 4:15 के आसपास मिलेगा, जो कि आप लोग को वेबसाइट की मदद से करना होगा। क्विज से रिलेटेड जो भी जानकारी रहेगी वो हम ग्रुप में आप लोग को अपडेट कर देंगे। तो ग्रुप में अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो, तो वहाँ पर ज्वाइन आप लोग हो जाइए, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कमेंट करके ये जरूर बताइएगा प्रैक्टिस सेट 2 कब लाया जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।